बात कर रहे हैं विशेष शिक्षा का जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होगा उसमें सेकंड पेपर की जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देना चाहूँगा। मेरा नाम अनिल कुमार मीना है और मैं अभी विशेष शिक्षक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में कार्यरत हूँ। इससे पहले की जर्नी की बात करूँ तो 2021 में मैंने DSSS PRT जो कि स्पेशल एजुकेशन से वो परीक्षा पास करी थी। उसके बाद में अभी रिसेंटली जो DSSS की TGT 2025 वो मैंने पास करी, उसका अभी फाइनल वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं जो विशेष शिक्षा का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में, क्योंकि मैंने देखा कि कई जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बस अपने कोचिंग से रिलेटेड हो, उनको कोचिंग कराना है इसलिए वो सारी चीज़ें बता रहे हैं और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं खुद भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये सभी चीज़ों को देखते हुए मैं ये आज इस सिलेबस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहला इसके अंदर है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बारे में शायद आप सब कुछ जानते होंगे। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एजेंसी भी है और इसके बाद RCI एक्ट 1992 भी हमको इसके अंदर पढ़ना है। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द डेवलपमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इस एजेंसी के अंदर 9 इंस्टीट्यूट काम करते हैं, जिनमें सिलेबस के अंदर ये 9 इंस्टीट्यूट नहीं दे रखे हैं, लेकिन मेरे को लगा कि इसके अंदर देना चाहिए तो इससे चीज़ें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये जो है ये जो DEPWD के अंतर्गत जो 9 इंस्टीट्यूट आते हैं वो ये हो गए। इसके बाद अपना जो एजेंसी के अंदर तीसरा टॉपिक है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम NCERT बोलते हैं। NCERT स्पेशल के साथ साथ जो जनरल एजुकेशन है उसके अंदर भी काम करता है और ये लगभग सभी राज्यों में वर्क है। और इसके बाद सामान्य शिक्षा की भी बात करें तो उसके अंदर क्या है कि जो भी मान्यता स्कूल इंस्टीट्यूट वगैरह को देने का काम ये करता है। और जो चौथा है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लिम्को भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जिन भी डिसेबल बच्चों को किसी भी उपकरण, ठीक है, किसी भी अंग, जैसे किसी का पैर नहीं है तो उसको आर्टिफिशियल पैर की जरूरत है, किसी के हाथ नहीं है, ये सारी चीजें ये उपलब्ध करवाता है। इसके बाद है अगला वाला, इसके अंदर नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये अपने टॉपिक के अंदर है। इसके अंदर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। अब NEP 2020 के अंदर भी चैप्टर 6 जो कि चैप्टर 6 है समानता और समावेशी शिक्षा के बारे में है। समानता और समावेशी शिक्षा का मतलब इसके अंदर ओनली जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अलावा जो भी कास्ट है, SC ST, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। उनको समानता से कैसा देखा जाए, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, ये सारी चीज जो NEP चैप्टर 6 है उसके अंदर आएगी। इसके बाद है समग्र शिक्षा 2022, इसका भी चैप्टर 9 है। इसके चैप्टर 9 के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन है और इसके अंदर जो भी सामान्य विद्यालय है उनके अंदर स्पेशल बच्चों को कैसे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड चीजें दी गई है। इसके बाद आता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NEFSE, ठीक है। ये क्या काम करता है कि जो हमारे पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं उसके बारे में ये है। और इसका भी ये 2023 का पार्ट B4 इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अंदर क्या है कि जो भी सामान्य विद्यालय है उनके अंदर पहले क्या होता था कि सामान्य विद्यालयों के अंदर अगर कोई डिसेबल बच्चा चला जाए तो उसके लिए रैंप की व्यवस्था नहीं थी, मतलब उसके अनुकूल ना तो भौतिक संसाधन थे और ना ही शिक्षण सामग्रियां थी। तो उन सबको देखते हुए ये समग्र शिक्षा 2023 के अंदर, ठीक है, एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया जिसके अंदर रैंप, स्पेशल बच्चे की, डिसेबल बच्चे की भौतिक सुविधाएं, उसकी भाषा, सुरक्षा और समानता का ध्यान रखते हुए ये चीजें तैयार की गई है। ये हमको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आता है असिस्टेंट टू
disabled person for purchase and fitting of ads and appliances schemes। अब ये है दिव्यांगता के क्षेत्र में एक स्कीम आती है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ये जो स्कीम चलाता है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जो अपने भारत सरकार का, उसके अंदर ये काम करती है। और इसके अंदर क्या प्रावधान है, इसके अंदर मुफ्त या कम कीमत पर और टिकाऊ सहायक उपकरण ये संस्था ये जो मंत्रालय है ये उपलब्ध करवाता है। इसके अंदर क्या है, जिन बच्चों के पेरेंट्स की मासिक आय 22,500 रुपए तक है, उनको ये उपकरण 100% फ्री दिए जाते हैं। और जिनकी 22,501 से 30,000 तक है, उनको 50% छूट दी जाती है। इसके बाद है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूडीआईडी बोलते हैं। ये क्या है कि अगर किसी भी स्पेशल बच्चे को अगर कोई भी फायदा लेना है, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई, कोई भी भत्ता हो गया, कोई भी ट्रांसपोर्ट के अंदर छूट चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, एक पहले तो डिसेबिलिटी कार्ड बनता है, और उसके बाद एक हमको यूडीआईडी कार्ड मिलता है, जिससे अगर वो हमारे पास है तो इसमें जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है उनका हम फायदा ले सकते हैं। और उसके बाद जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, जो DEPWD है, जिसके बारे में हमने पहले भी जिसके अंदर 9 इंस्टीट्यूट आए थे, वो क्या करता है, ये 3 केंद्रीय स्कॉलरशिप योजनाएं NSP चलाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप में जो 9th और 10th में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स की आय वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक हो, तो उसको इसके अंदर स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद 11th 12th ITI डिप्लोमा UG PG अगर ये कोई बच्चा कर रहा है और उसके पेरेंट्स की आय भी 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट इसका खर्चा वहन करती है। उसके बाद अगर उसके आगे की पढ़ाई करता है, जैसे IIT हो गया, IIM हो गया, NIT हो गया, बच्चा वहां तक पहुंच पाता है, वहां जाता है और उसके पेरेंट्स की आय अगर 4 लाख रुपए से कम है, तो उनका भी पूरा खर्चा हॉस्टल फीस हो गया, रहने खाना सब कुछ गवर्नमेंट इनको सुविधा देता है, गवर्नमेंट खुद इनका वहन करता है। अब उसके बाद है मेजर एक्ट। अब इसके अंदर क्या आता है, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ये हमने एजेंसी के अंदर भी देखा था और ये एक्ट भी है। तो इस एक्ट के अंदर क्या है कि दिव्यांगजन के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर, शिक्षक, थेरेपिस्ट की पढ़ाई, ट्रेनिंग और काम करने के नियमों के तहत नियंत्रित करना और ट्रेनिंग का स्तर तय करना, ये इसके मुख्य कार्य है इस एक्ट के अंदर जो दिए गए हैं। और इसके अलावा भी मतलब जो क्या ढांचा होगा स्पेशल का, ये सारी चीजें ट्रेनिंग कराना, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। कब कौन सी ट्रेनिंग है, पाठ्यक्रम में बदलाव करना है, ये स्पेशल के अंदर ये सारा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एक्ट 1992 है, इसके अंदर इसके प्रावधान है। इसके बाद आता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 दिव्यांगताएं आती है। 4 दिव्यांगताओं के अंदर है स्वैलीनता, जिसको हम ऑटिज्म बोलते हैं, CP सेरेब्रल पाल्सी, MR का मतलब मेंटल रिटार्डेशन, MD का मतलब है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इसके अंदर अगर कोई बच्चा है और उनके माता पिता की डेथ हो जाती है, तो उस माता पिता की डेथ के बाद उस बच्चे की देखभाल कौन करेगा और उसकी संपत्ति की सुरक्षा क्या होगी। इसलिए इसके अंदर क्या होता है कि एक अभिभावकों की नियुक्ति करना कि उसका भार किसके ऊपर रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा उसकी पढ़ाई का क्या रहेगा, जो कि दिशा के अंदर क्या होता है कि उसके प्रारंभिक हस्तक्षेप योजना, जो कि उसकी शुरुआती पढ़ाई होती है, उसका ध्यान रखा जाता है। उसके बाद एक समर्थ योजना है, उसके अंदर क्या है, राहत और आवासीय की देखभाल, मतलब उसका रहने का खर्चा, ठीक है, उसका आवास वगैरह, उन सबका देखने के लिए समर्थ है। घरोंदा वयस्कों के लिए आजीवन आश्रय, मतलब जो कि डिसेबल पर्सन है, वो मतलब उसकी एज ज्यादा हो जाती है तो उसका
आजीवन मतलब हमेशा के लिए आश्रय मतलब रहने के लिए घर ये उपलब्ध कराता है। और उसके बाद निरामय, निरामय जिसमें क्या होता है कि 1 लाख तक का उसका बीमा, स्वास्थ्य बीमा अगर उसको कोई भी दिक्कत आ जाती है तो इसकी बात नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में की गई है। उसके बाद आता है द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और उसके अंदर भी सेक्शन मतलब धारा 16 और 17 ये स्पेशली इसके अंदर बोला गया है। अब वो धारा 16 और 17 क्या है? धारा 16 के अंदर है ड्यूटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब जो दिव्यांग जो लोग जो बच्चे हैं किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो उन इंस्टीट्यूट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति, उसके बारे में इसके अंदर धारा 16 के अंदर बताया गया है। क्योंकि उसके अंदर बिना भेदभाव के प्रवेश, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे कि स्कूल्स वगैरह होते हैं उनमें डिसेबल बच्चों का जो एडमिशन होता है वो कई बार वो नहीं करते हैं तो उनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं हो, उनको सुगम्य बुनियादी ढांचा, सुगम्य बुनियादी ढांचे का मतलब है कि स्कूल के अंदर वो बच्चा जा रहा है तो अगर थोड़ी स्कूल का जो छत है वो थोड़ी ऊपर है तो वहाँ पे रैंप होना चाहिए, ठीक है, उसके अनुसार वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे कि क्लासरूम के अंदर उसकी चेयर वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर दी गई है 16 के अंदर। उनके लिए उचित आवास वगैरह ये सारी दी गई है। और उसका जो धारा 17 है उसके अंदर है स्पेसिफिक मेजर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब विशिष्ट उपाय। इसके अंदर क्या दिया गया है कि जो आरसीआई जो भी कोर्स वगैरह करवाती है तो उनका समय समय पर उनका सर्वे करना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था जैसे कि हम कोई भी डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर उनसे रिलेटेड इसके अंदर बात की गई है। और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति मतलब कितने बच्चों पे विशेष शिक्षक होगा, उन सारी चीजों का ये धारा 17 के अंदर दिया गया है। अब नेक्स्ट है पेडागोजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग्स। अब ये अगर आपने रेगुलर जाके कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग जो पीएलएम हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो इनके अनुसार कैसे क्रिएट किया जाए कि जैसे अगर किसी बच्चे को देखने में थोड़ा लो विजन है, उसको देखने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए ऐसी पुस्तक बनाई जाए जिसके अंदर उसके फोन की साइज बड़ी हो तो उसको थोड़ा इजी हो जाए। यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करके भी इनकी जो शिक्षण सामग्री है उसको थोड़ा आसान बनाया जाए, ठीक है। और पेडागोजी जो शिक्षा शास्त्र है उसको आसान बनाने का इसके अंदर पढ़ना है। इसके बाद है पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स अप्रोचेस एंड प्रैक्टिसेस फॉर स्पेशल एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। अब ये बात हो गई, ये तो पहले वाले में दिया गया था इनके शिक्षा शास्त्र को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए ये सारा। अब यहाँ पे बात आ गई इनके क्या शिक्षण सिद्धांत होंगे और इनकी क्या अप्रोचेज रहेगी, जो शिक्षण सामग्री रहेगी और इनके लिए क्लासरूम कैसे होगा, ये सारी चीज इसके अंदर हमको पढ़नी है। पहला है शिक्षण सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, इसमें समानता और समता, समानता और समता से मतलब है जैसे जनरल बच्चा और स्पेशल बच्चे को समानता से देखा जाए। और समता, समता का मतलब है क्योंकि एक स्पेशल बच्चा और जनरल बच्चे की जो सीखने की गति है वो दोनों में अंतर रहेगा तो उसकी क्षमता के अनुसार उसको चीजें सिखाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये उम्मीद करें कि जो सामान्य बच्चा है उसके हिसाब से ही जो स्पेशल बच्चा है वो भी सीख पाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए हमको उन बच्चों के हिसाब से मतलब शिक्षण सामग्री और उनको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा है यूडीएल जो कि एक शिक्षा दृष्टिकोण है। यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, प्रस्तुति के विविध तरीके, मतलब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब कई तरीके होते हैं जो कि उनके लिए सुगम्य हो, ऐसे तरीके, अभिव्यक्ति की विविध तरीके, और जो वो बोल रहे हैं जो बच्चे हमको मतलब हमको समझा रहे हैं वो भी एक उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा।
जुड़ाव के विविध तरीके, मतलब बच्चों के साथ कैसे जुड़ना है, कैसे सारी चीजें हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। इसके बाद है बाल केंद्रित दृष्टिकोण। बाल केंद्रित दृष्टिकोण के अंदर क्या है कि बच्चे को केंद्र मान के हमको उनको बच्चों को पढ़ाना है। बहुसंवेदी दृष्टिकोण, बहुसंवेदी दृष्टिकोण से मतलब है कि जैसे सेंसरी, जैसे अगर कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेड, ठीक है, और वो माइल्ड लेवल पे है, तो उसको हमको देखना है कि हम उसको मान लो कोई भी चीज बोर्ड पे पढ़ा दें तो उसको समझ में ज्यादा नहीं आएगी जो कि सामान्य बच्चा समझ पाता है। तो हमको उसके लिए क्या करना है कि अगर वो देख पा रहा है और सुन पा रहा है तो वीडियो ऑडियो फॉर्म में हम उसके लिए चीजें तैयार करेंगे, शिक्षण विधि तैयार करेंगे, टीएलएम तैयार करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमको देखनी है। कक्षा के व्यवहारिक अभ्यास, कक्षा के व्यवहारिक अभ्यास के अंदर आईपी होती है। आईपी जो कि इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, जो एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए होता है। सहकर्मी ट्यूटरिंग, मतलब क्लास के जो और बच्चे हैं उनके साथ उसकी कैसी बॉन्डिंग है, ये इसके अंदर आता है। मिश्रित बैठक व्यवस्था, जनरल और स्पेशल बच्चों को एक साथ बैठने की व्यवस्था। सहायक उपकरणों का उपयोग, सहायक उपकरण जैसे कि स्पेशल बच्चा है उसके लिए जैसे कि वो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके अंदर, तो उसके लिए एक तो चेयर अलग होगी स्पेशल वाली, ठीक है। अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए चश्मा, या सुनने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हेयरिंग एड्स, ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी है। इसके बाद आता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, आईपी। ये आप जानते होंगे कि ये एक पर्टिकुलर बच्चे की बनती है, इसके अंदर उसकी पूरी हिस्ट्री पता की जाती है, उसके माता पिता, गुरुजन, जो सामान्य शिक्षक होता है, तो सबका सहयोग लेके इसको पूरा किया जाता है और उसको पता लगाया जाता है कि ये बच्चा, इसके क्या गोल सेट होने चाहिए। और हमको इसके अंदर 3 तरीके के गोल सेट करने होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। इसके बाद है अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन इन कैरिकुलम, लर्निंग एनवायरनमेंट, कंटेंट्स, पेडागोजी, लर्निंग मटेरियल्स एंड रिसोर्स एंड असेसमेंट। इसके अंदर क्या है कि जो अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन है, मतलब जो अनुकूलन का मतलब है कि जैसे कोई भी बच्चा है और मान लो उसका मतलब हाथ में कुछ प्रॉब्लम है और वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा, तो उसको हम पेन, जैसे ये पेन है तो उसको हम ऐसे चम्मच पकड़ा देंगे तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो ये सारी चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी है। कैरिकुलम, लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब सीखने के वातावरण में बदलाव, ठीक है। पाठ्य सामग्री और सामग्री में बदलाव, शिक्षा शास्त्र पढ़ाने के तरीके, शिक्षण सामग्री और संसाधन और इनका मूल्यांकन और परीक्षा में बदलाव, ये सारी चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएट इंटरेक्शन, डीआई, जिसमें शिक्षक कक्षा के सभी बच्चे को एक तरीके से पढ़ाने की बजाय अलग अलग जरूरतें, सीखने की गति, रुचियां और क्षमताओं के अनुसार पढ़ाएगा। इसके अंदर ये है, क्योंकि इसका एक मूल मंत्र है, क्योंकि आप भी ये जानते हो कि स्पेशल और जो जनरल बच्चे हैं वो एक साथ नहीं सीख सकते, और इसका एक मूल मंत्र है कि एक ही आकार का जूता सभी पैरों में नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ 4 कोर एलिमेंट्स है जिसपे ये वर्क करता है। पहला है सामग्री, मतलब इसके लिए कैसी सामग्री होनी चाहिए और उससे बच्चा क्या सीखता है, इस पे जोर दिया जाता है। दूसरा है प्रक्रिया, बच्चा कैसे सीखता है। तीसरा है उत्पाद या परिणाम, सीखने के बाद बच्चा सीखने के बाद उनको कैसे दिखाता है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। सीखने का वातावरण, मतलब कक्षा का माहौल कैसा है, ये इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 3 कोर जो प्रिंसिपल है यूडीएल की, वो है कि प्रस्तुति के विविध तरीके, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके अलग अलग तरीके होने चाहिए, ठीक है। अभिव्यक्ति और क्रिया के विविध तरीके, अभिव्यक्ति और क्रिया मतलब कि ये बच्चा जो कि हम उसको पढ़ाए हैं उसको वो कैसे अभिव्यक्ति कर रहा है, वो उसके प्रति क्या क्रिया कर रहा है, वो इसके अंदर हमको पढ़ना है। जुड़ाव और रुचि के विविध तरीके, जुड़ाव और रुचि का मतलब है कि क्या बच्चा रियल में उस अच्छे से पढ़ा है और उसको कर पा रहा है, और जो उसने पढ़ा है वो उनको आगे मतलब सीखने का जो बोलते हैं परिणाम, उनको एक्सप्रेस कर पा रहा है वो सामने वालों के पास, ये इसके अंदर हमको पढ़ना है।
अगला है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स TLM, इसका डेवलपमेंट, अडेप्टेशन एंड यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी है कि TLM कैसे बनाते हैं, किसी भी बच्चे का आवश्यकता के अनुसार TLM कैसे डेवलप करते हैं, उसमें क्या अनुकूलन करते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज मतलब कैसे बच्चों से करवाते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है ICT असिस्टिव डिवाइस टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएबल लर्निंग रिसोर्स। अब इसके अंदर क्या है, ICT आपको सबको पता है असिस्टेंट डिवाइस, अगर इसके बाद टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएबल लर्निंग रिसोर्स, इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहा है, कोई भी डिसेबल बच्चा है, उसके बाद क्या है कि अगर उसकी डिसेबिलिटी की कोई ऐसा है कि उसको वहां समझ नहीं आ पा रहा और उसकी कुछ अलग से आवश्यकता है, तो उसके लिए एक रिसोर्स रूम होता है, उसके अंदर हम बच्चों को ले जाके उसके अंदर उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ये इसके अंदर हमको पढ़ना है। अब ये तीसरा इसका लास्ट टॉपिक है एजुकेशन फॉर द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट विद वेरियस काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज। इसके अंदर दो टॉपिक हमको पढ़ना है जैसा कि सिलेबस में दिया है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज एज स्पेसिफाइड इन द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। अब आपने इतना जो कि हमने इस पाठ्यक्रम के बारे में इतनी बात कर ली और इसके अंदर जो मेन चीजें थी डिसेबिलिटी वो तो हमने पढ़ी ही, वो तो हम ये सोच रहे थे कि ये तो आई नहीं, क्योंकि मेन किस डिसेबिलिटी है उसका तो कुछ रोल ही नहीं हुआ, तो ये इसके अंदर हमको पढ़नी है। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 था इसके अंदर हमको 21 डिसेबिलिटी और आरपीडब्ल्यू एक्ट में कौन सी धारा क्या काम करती है, ये सारी चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी है। अब डिसेबिलिटी की हम बात करें तो डिसेबिलिटी को 5 ग्रुप में बांटा गया है, जैसे कि शारीरिक दिव्यांगता फिजिकल डिसेबिलिटीज है, उसके अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटी आती है, जो 21 है उनमें से, तो इसके अंदर टोटल 11 दिव्यांगताएं आती है, जिसके अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया, लेप्रोसिकोड पर्सन हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ड्वार्फिज्म हो गया, बोनापन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, एसिड अटैक हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, डिफनेस हो गया, हार्ड ऑफ हेयरिंग हो गया और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो गई। ये 9 डिसेबिलिटी है, ये आती है शारीरिक दिव्यांगता के अंदर, ठीक है, हमको इसके साथ पढ़ना है। सेकंड है बौद्धिक एवं अधिगम दिव्यांगता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके अंदर टोटल 3 दिव्यांगताएं आती है, जिसके अंदर बौद्धिक असमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। विशिष्ट अधिगम अक्षमता मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि पढ़ने से रिलेटेड बच्चों में होती है। इसके बाद स्वालिता ऑटिज्म, ये तीनों डिसेबिलिटी किसमें आती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर, जो कि मस्तिष्क से रिलेटेड दिव्यांगताएं होती है। इसके बाद थर्ड है मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी में सिर्फ एक आती है मेंटल इलनेस, मानसिक रुग्णता। 4 है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, मतलब क्या है, इसके अंदर भी 2 ही आती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसन डिसीज, जिसके अंदर जैसे कि किसी जो कि दिख जाती है, आपने कभी देखा होगा किसी के हाथ ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं अनियंत्रित होकर, वो पार्किंसन डिसीज होती है, ये इसके अंदर आती है। और जो 4th है वो है ब्लड से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी आती है, जो डिसऑर्डर है वो इसके अंदर आती है। इसके अंदर टोटल 3 दिव्यांगताएं हैं, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग, ये कि हमारे ब्लड से रिलेटेड होती है। ये 3 डिसेबिलिटीज इसके अंदर आती है, ये हो गया। इसके बाद है एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर टीचिंग एंड एवोल्यूशन अडॉप्टेड बाय RBSC, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है कि जैसे राजस्थान का जो बोर्ड है वो इन बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवाता है, जैसे कि इन बच्चों को शिक्षा के अंदर एक तो टाइम की छूट दी जाती है, कोई भी जिस बच्चे की डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है उस बच्चे को क्या करवाया जाता है कि उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में उसको राइटर दिया जाता है अगर आवश्यकता है तो ये सारी चीज़ें उसके सिलेबस के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब इसके आगे हमको कहाँ से पढ़ना है, क्या रणनीति है, ये सारी चीज हमको देखनी है।
ये जो सिलेबस है ये मतलब इतना बड़ा तो नहीं है, और इसका कुछ ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ टॉपिक या सब टॉपिक्स दिए गए हैं, चीज़ें उनसे बाहर नहीं जानी है। और मेन चीज़ इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर मुश्किल से 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं, इनमें से लगभग 50 से 70% क्वेश्चन है जो इनमें से बनने वाले हैं। इसके अंदर हम बात करें, सबसे पहला है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है। इसको हम इसमें 21 दिव्यांगता है, कौन सी धारा किस पे काम करती है, ये सारी चीजें, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है। दूसरी अगर हम बात करें तो एक आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मतलब सभी स्कूलों के अंदर समावेशी शिक्षा चलती है, तो वो कैसे, उसके क्या रूल्स हैं, क्या उनमें कैसे पढ़ाया जाता है, उसमें क्लास का माहौल क्या होता है, उसमें स्कूल में क्या सुविधाएं बच्चों को मिलती है, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एक समसा करके एक आता है समग्र शिक्षा के अंदर, उसके अंदर भी जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी बात की गई है, और उनके अंदर सारा बच्चे को मतलब क्या पाठ्यक्रम होगा, ये सारी चीज बहुत अच्छे से बताई गई है। ये दो चीज हो गए। और दूसरा जैसे कि बात करते हैं कोई भी एक्ट है, जैसे आरसीआई एक्ट 1992 है, ठीक है, जो एक्ट है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ये सब के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। लेकिन जो मेन चीज है जिसके ऊपर ये बेस्ड है वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसके अंदर 21 दिव्यांगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 21 दिव्यांगता के अंदर भी जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया, HIVI, इन सारी चीजों के अंदर क्या है, इसके भी कई, जैसे अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हमको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगी। अब लास्ट में मैं इतना बात करना चाहूंगा कि जैसे मैं खुद भी स्पेशल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एक टीचर के तौर पे, और मैं खुद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि जो भी कोचिंग वाले, जो भी अभी तक मैंने भी कई वीडियो देखे हैं सिलेबस के जो इसके बारे में डिस्कस किया गया है, और मैंने देखा कि सब लोग ऐसे बता रहे हैं कि हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये हम ऐसे पढ़ा देंगे, ऐसे पढ़ा देंगे। कोई भी ये नहीं बता रहा कि इस चीज के अंदर हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसके बारे में एक अच्छे सा वीडियो बनाया जाए। और मैं आपको पहली बार बता दूं कि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बाकी तो इसके बाद में अगर मान लो जरूरत पड़ती है तो हम मोबाइल पर या कोई भी ग्रुप वगैरह ऐसा बनाएंगे जिसपे सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो यूट्यूब पर भी कुछ चीजें बता देंगे अगर कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो। बाकी पढ़ाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। और उसके बाद में मैंने ये देखा कि आप खुद को भी ये लग रहा होगा कि जो भी कोई बंदा स्पेशल एजुकेशन का कोई भी डिग्री, डिप्लोमा रेगुलर जाके किया हुआ है, ठीक है, वो हमको नहीं पढ़ा रहा है कोचिंग, क्योंकि कोचिंग वही लोग करवा रहे हैं जो कि सामान्य एजुकेशन की तैयारी करवाते हैं बस। अब स्पेशल एजुकेशन का आ गया तो सीधी सी बात है कि इसका कहीं से भी मैटर लाके, सामग्री लाके उसमें से बता देंगे ये है। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, यही उसके अंदर जो स्वलीनता है, ओटिज्म है। अब एक तो ओटिज्म को स्वलीनता हम बोलते हैं नॉर्मली, वो उसका कुछ अलग ही मतलब बता रहा था। तो वो क्या है कि अगर जो पर्सन इस फील्ड के अंदर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसके तो सीधी सी बात है कि समझ में कम ही आएगा, ठीक है ना। तो वो वही सारी चीजें कॉपी पेस्ट करके पढ़ाने वाला है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से क्या पढ़ना है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजों को हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं खुद की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या चीजें हैं, कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, कहाँ से नोट्स वगैरह सारी चीजों का वो किया है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके लिए मैं ये भी सोच रहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाते हैं और वो जल्दी बनाएंगे। उसमें जो भी मान लो आपको अगर कुछ चीज़ें आपके पास है, आपके पास कुछ अलग चीज़ें हैं, मेरे पास जो चीज़ें हैं हम उसके अंदर शेयर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको भी हेल्प होगी, मेरे को भी हेल्प होगी, ठीक है। तो अब बस यहीं तक ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो हम देखते हैं कि आपकी क्या क्वायरीज रहती है, वो आप कमेंट्स बॉक्स में पिन करें, उसके हिसाब से हम देखते हैं। बाकी तो सिलेबस उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बस शॉर्ट सा है। और इसमें ये तो है कि आपको अगर जिसने रेगुलर
जो भी डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है उनके लिए थोड़ा लग रहा होगा कि मुश्किल है, बाकी इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। और इसका जो पहला पार्ट है जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, जो भी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, समाजशास्त्र और जो म्यूजिक है उनका हमको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर हम बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगर 6 को मिला के 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 12 से 13 या 15 ऐसा क्वेश्चन बनेंगे, तो उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो भी हमको अच्छे से देखना है। तो अब हम यहीं तक बात करते हैं, इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।